हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो भी पेपर होते हैं, यूपी पीएससी, यूपी आरओ एआरओ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट तुरंत ही मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, धाता का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं विष्णु, धाय, पक्ष या हार। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विष्णु धाता का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तनु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है शरीर, झील, चंद्रमा या खटिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरीर तनु का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पावक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है अंगारा, हुताशन, लपट या ज्वाला। तो इसका आंसर है हुताशन पावक का पर्यायवाची शब्द है। पावक यानी आग, तो आग को अंगारा नहीं हुताशन कहते हैं, और इसका एक पर्यायवाची शब्द पावक का हुताशन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किरण का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है प्रभा, रवि, हिमांशु या दिनकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभा किरण का पर्यायवाची शब्द है। बाकी सभी अगर आप देखें तो रवि, हिमांशु और दिनकर ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। सॉरी, हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है और रवि और दिनकर सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धरती का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है चंचल, विपुला, सरसी या अचला। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अचला धरती का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, आपको विलोम शब्द बताने हैं। कलुष का विलोम शब्द है। ऑप्शन है पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्करुण। तो जैसा कि आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष। अगला प्रश्न है, चिरंतन का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अलौकिक, लौकिक, नश्वर या नैसर्गिक। इसका आंसर है नश्वर चिरंतर का विलोम शब्द है। चिरंतन माने सदैव भी कह सकते हैं आप, और नश्वर माने जो नष्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन्यासी का विलोम शब्द है। ऑप्शन हैं राजा, भोगी, गृहस्थ या ब्रह्मचर्य। ये तो आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है गृहस्थ सन्यासी का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वकीय का विलोम शब्द है। ऑप्शन हैं स्वीकृत, अस्वीकृत, नरकीय या परकीय। इसका आंसर है परकीय स्वकीय का विलोम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, एकाधिकार का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या परमाधिकार। ऑप्शंस थोड़े सिमिलर से हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी, सर्वाधिकार एकाधिकार का विलोम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा शुद्ध है। शुद्ध लिखा गया वर्ड बताना है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये स्थाई इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, इन सभी में से शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा कि जल्दी, ऑप्शन नंबर बी, ये शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में शुद्ध वर्तनी बतानी है इन चारों में से। तो आपको देखने से इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, प्राक्कथन सही लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का, इसमें से चयन करना है इन चारों में से। तो जो देखने से भी लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र, ये सही शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ये ऑप्शन थोड़े सिमिलर से हैं, लेकिन इसमें सही आंसर आप लोगों को भी पता होगा, रासायनिक, ये सही वर्ड है, शुद्ध वर्तनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में डैश की प्रधानता है। आपको रिक्त स्थान भरना है। ऑप्शंस हैं, ए ज्ञान, बी धर्म, सी कर्म, या डी वाणी। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पता होंगे तभी आप सही कर पाएंगे। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्म। विश्व में कर्म की प्रधानता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर अभाव ना हो तो रिक्त स्थान कौन पूछे। ऑप्शन है, विचार, भाव, बात, या मूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल। अगर अभाव ना हो तो मूल कौन पूछे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र ने अपने रिक्त स्थान उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। ऑप्शन है, पूर्ववर्ती, परवर्ती, परिवर्ती, या अग्रवर्ती। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परवर्ती। प्रेमचंद ने अपने परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। ऑप्शन है, सुस्मिता, अस्मिता, विस्मिता, या स्मिता। तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने अब जीवों में रिक्त स्थान गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। ऑप्शन है, आनुपातिक, आनुश्राविक, आनुषंगिक, या आनुवांशिक। तो ये थोड़ा सा आप लोग जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में आनुवांशिक गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अन्यान्योचित, इसको किस वाक्य का ये सही रूप है। यानी वन वर्ड है, ये एक शब्द में लिखा गया है। ये शब्द किस वाक्य का हो सकता है। अन्यान्योचित, किसी पर आश्रित होना। ऑप्शन बी, किसी पर आश्रित ना होना। ऑप्शन सी, एक दूसरे पर आश्रित होना। या ऑप्शन डी, किसी को आश्रित बना देना। तो इसका सही आंसर है, एक दूसरे पर आश्रित होना, ये अन्यान्योश्रित का अर्थ होता है। चलिए अगला देखते हैं। जहां पहुंचा ना जा सके, इसको क्या कहेंगे। ऑप्शन है, दुर्गम, अधिगम, अगम, या सुगम। तो इसका आंसर है अगम। जहां पहुंचा ना जा सके उसको अगम कहेंगे। सुगम वो होता है जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो। ऑप्शन हैं, बधिर, बहुज्ञ, वचनीय, या बहुभाषी। तो इसमें से एक दो आपको सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है बहुभाषी। जो बहुत बातें करता हो उसको बहुभाषी कहते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अतिवृष्टि, ये ये शब्द किसके लिए यूज हुआ है? ऑप्शंस हैं अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना या अत्यधिक संतुष्ट होना। तो हो सकता है आप में से बहुतों ने ये पढ़ा हो। तो इसका सही आंसर है अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि का अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अनुमति किस वाक्य के लिए एक शब्द है? तो आपके ऑप्शन है किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना या किसी कार्य के लिए सहमति देना। चारों ऑप्शन में थोड़ी थोड़ी समानता है, तो आपको बहुत ध्यान से इसका आंसर देना होगा। अनुमति का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए सहमति देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा ये बताना है। ऑप्शंस हैं अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थापना शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हैं 4, 5, 6 या 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है गाय, पहाड़, यमुना या आम। तो इसका सही आंसर है यमुना, जो कि एक नदी का नाम है, जो कि एक पर्टिकुलर नदी है। और यहाँ पर गाय कोई विशेष गाय का नाम नहीं लिया गया है, तो ये एक जाति हो गई। और पहाड़ पहाड़ों की जाति हो गई, कोई विशेष पहाड़ नहीं लिए कहा गया है। और आम कोई विशेष आम नहीं किया कहा गया है। इसलिए जो यमुना है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये एक विशेष नदी का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन हैं जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। तो जातिवाचक संज्ञा वो होती हैं जो कि पूरी जाति का बोध कराएं। तो जवान, बालक और मनुष्य ये पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो सुंदर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन हैं मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी चतुराई, लड़ाई और उतराई ये सभी भाववाचक संज्ञा है। और मिठाई जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई हैं, इनके सही अर्थ बताने हैं। ऑप्शन है गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन है अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना या जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। ये इसका अर्थ है गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऊट पटांग बात करना, ऑप्शन नंबर बी राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ऑप्शन नंबर सी राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास, ऑप्शन नंबर डी आकाश पाताल का अंतर होना। तो इसमें एक दो ऑप्शन आपको सेम लग सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आकाश पाताल का अंतर होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। ऑप्शंस हैं, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, और दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इसमें एक दो ऑप्शन आपको सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ है। ऑप्शंस हैं, टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, ऑप्शन नंबर बी, चीन छोड़ो सुख से जियो, ऑप्शन नंबर सी, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। ये टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आए थे हरि भजन को ऊटन लगे कपास का अर्थ है। तो ऑप्शन हैं, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ऑप्शन नंबर सी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, और ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर भक्ति छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी कार्य की विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ये अर्थ होता है, आए थे हरिभजन को ऊटन लगे कपास का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ यह किसकी कृति है। ऑप्शंस हैं, सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, या गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद की कृति है जन्मेजय का नाग यज्ञ। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जयशंकर और जन्मेजय, तो ये याद करने का कुछ फॉर्मेट हो सकता है, जयशंकर और जन्मेजय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, सिया शरण गुप्त, ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान, या ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। तो इसका पहले तो आपको आंसर बता देते, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियां हैं। और आप देख सकते हैं, दीवानों की हस्ती क्या, मस्ती का आलम। तो ये याद रखने का फॉर्मेट हो सकता है कि वर्मा जी ने दीवानों और मस्ती का आलम का जिक्र किया है, तो ये याद करने का फॉर्मेट हो सकता है, भगवती चरण वर्मा जी की ये पंक्तियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी। ऑप्शन है, श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, या राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसने अपनी आत्मकथा सबसे पहले हिंदी में लिखी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा की ये पंक्तियां हैं। और यशोधरा जो लिखी थी
वो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी थी। और साकेत भी इन्हीं की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की। और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और आंसू भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन हैं रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद की ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं। और इसका आप याद करने का फॉर्मेट हिमालय के आंगन और उषा ने हंस अभिवादन किया। तो ये याद करने का फॉर्मेट हो सकता है जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनके भी फ़ायदेमंद हो सकता है। और आगे इसी तरह की वीडियो उन्हें भी देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।